नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आईवीडी इंडस्ट्री में रेगुलरली यूज होता है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज हमारे न्यू कमर्स, जो कि अभी आईवीडी इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं अपने एजुकेशन के बाद, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ में उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कि कई सालों से आईवीडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को रिवाइज करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कि हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो रोज आईवीडी टेस्ट अपने पैथोलॉजी लैब में रन कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलैबोरेशन में बनाया गया है। सो टाइम वेस्ट करे बगैर आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम केवल क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। वो सारे क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट जो पैथोलॉजी लैब में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ये पूरे लेक्चर सीरीज में हम टोटल 4 मॉड्यूल्स में हमने लेक्चर सीरीज को डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है फोटोमेट्री के बेसिक्स, जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कलरीमीटर के, और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो सीरीज में लेक्चर में हमने वेवलेंथ और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को डिटेल में समझा है। इस वीडियो में हम केवल बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और उसे हम हमारे पैथोलॉजी लैब में और आईवीडी इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। बिफोर कि हम बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में सीखें, हम 2 मिनट में पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फोटोमेट्री के बारे में, जहां पे हमने देखा था कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन के रूप में ट्रैवल नहीं करती, वो वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। और हमने देखा था कि वेव के ऊपरी हिस्से को हम क्रेस्ट कहते हैं और निचले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं। तो वेवलेंथ इज नथिंग बट दो कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक क्रेस्ट या दो एक के बाद एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसे हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं और लैम्बडा जो हमारा एक ग्रीक सिग्नेचर है उसके थ्रू हम इसे डिनोट करते हैं। हमने ये भी देखा कि लाइट के स्पेक्ट्रम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग, इसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, और तीसरा भाग जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम जो कि 400 नैनोमीटर से कम है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मतलब 700 नैनोमीटर से ज्यादा के वेवलेंथ की लाइट, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की ही लाइट ह्यूमन आइज देख सकती है, क्योंकि ये लाइट एक कलर के रूप में होती है। टोटल 7 कलर हमने देखे 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में: विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यही सातों कलर हम इंद्रधनुष में भी देखते हैं। हमने ये भी समझा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर का कलर लेट्स से रेड है, तो हम उसके अंदर रेड लाइट पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ग्रीन कलर रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। इसी तरीके से अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर का कलर ब्लू है, तो हमें उसमें से ऑरेंज कलर की लाइट को पास करना है, क्योंकि वो ऑरेंज कलर की ही लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से रिएक्शन मिक्सचर का कलर अगर येलो है तो उसके थ्रू पर्पल कलर की लाइट को पास किया जाता है, क्योंकि पर्पल लाइट को वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। हमने ये भी सीखा कि एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा और एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा क्या होती है। एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा मतलब वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें कलर्ड सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि इस वेवलेंथ पे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको हम
एस्टिमेट करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी इंटरफियर कर सकता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल भी मैक्सिमम वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हमने एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा का कॉन्सेप्ट को समझा, जहां पर हमने ये देखा कि अगर हम टारगेट जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है वो छोड़ करके उससे नजदीक वाली कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, तो टारगेट एनालाइट का एब्जॉर्बेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, लेकिन इंटरफियरिंग सब्सटेंस का एब्जॉर्बेंस बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा। इसीलिए इसे एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये छोटे इंट्रोडक्शन से अब हम नेक्स्ट इस वीडियो के प्रेजेंट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जो कि है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। फ्रेंड्स, ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है? जैसा कि अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास में एक कलर्ड सॉल्यूशन है और इस कलर्ड सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लाइट पास करेंगे, तो ये सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये लाइट को किस हद तक एब्जॉर्ब करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, किन किन चीजों के ऊपर ये एब्जॉर्बेंस निर्भर करता है, उन चीजों को जानने के लिए हमें ये लॉ को समझना जरूरी है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कलर्ड सॉल्यूशन, जो कि ये पर्टिकुलर पार्ट है हमारे स्लाइड में, इसके थ्रू जब लाइट पास करते हैं तो इसके चार नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा ये है कि जहां से ये लाइट आई, ये ऑरेंज कलर की लाइंस मतलब लाइट पाथ है ये, तो जहां पर लाइट आई और वो कलर्ड सॉल्यूशन को टकरा करके वापस उसी दिशा में फिर से मुड़ गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा इसका नतीजा ये हो सकता है कि लाइट यहाँ पर आई और वो कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर गई, देखिए यहाँ पर, और वो इसके थ्रू पास होकर के दूसरी तरफ बाहर निकल गई, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तीसरा नतीजा ये हो सकता है कि लाइट आई, कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर गई और सॉल्यूशन ने लाइट को बिल्कुल पकड़ के वहीं एब्जॉर्ब कर दिया, वो बाहर ही नहीं निकल पाई। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और चौथा कॉन्सेप्ट है जहां पर लाइट आई, कलर्ड सॉल्यूशन के थ्रू गई, दूसरी तरफ बाहर निकली, लेकिन उसने अपना रास्ता बदल दिया, पाथ चेंज कर दिया, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। बियर लैम्बर्ट्स लॉ के मुताबिक जो हमारा रूल है जिसे हम आईवीडी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसमें हम ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, जो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये दो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक टेस्ट रन करना है जहां पर मुझे पता लगाना है कि पेशेंट के सैंपल में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। मैं ये किस तरीके से पता लगा सकता हूं? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसमें मैं रिएजेंट ऐड करूंगा जो कि किट के अंदर दिया गया होगा, ग्लूकोज का रिएजेंट, और उसी के अंदर मैं पेशेंट का सैंपल ऐड करूंगा। जब मैं पेशेंट का सैंपल ऐड करूंगा जो कि ह्यूमन सीरम है, तो ह्यूमन सीरम के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल रिएजेंट के साथ में मिक्स होकर के एक रिएक्शन देगा, और उस रिएक्शन की वजह से उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, या कलरलेस अगर हो तो उसके अंदर एक कलर फॉर्म हो जाएगा। वो कलर के थ्रू जब हम लाइट पास करेंगे तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होगी। लेकिन वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब करेगा? क्या वो लाइट को 100% एब्जॉर्ब करेगा, या वो लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा और बाकी का जाने देगा, ट्रांसमिट होने देगा? इस चीज को समझने के लिए ये इमेज हमने यहाँ पर सिग्निफाई करी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है जो कि एक प्रिज्म के थ्रू होते हुए एक फिल्टर के थ्रू पास हो रही है, या वेवलेंथ सिलेक्टर के थ्रू पास हो रही है लाइट। वो लाइट हमारे इस कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर से पास ऑन की जा रही है, जो कि हमारे यहाँ पर क्यूवेट के रूप में हमने यहाँ पर इमेज में दिखाया है। वो लाइट जब अल्टीमेटली इसके थ्रू पास होकर के अगले तरफ जाएगी, जिसे यहाँ पर एक डिटेक्टर है, तो वो अल्टीमेटली डिटेक्ट करेगा कि सॉल्यूशन में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई थी। ये जो एब्जॉर्बेंस है, ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के कलर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, मान लीजिए कि पेशेंट के सैंपल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो जब वो रिएक्शन करके कलर देगा तो वो कलर की इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी, यानी वो कलर काफी हल्का कलर होगा।
तो जब कलर की इंटेंसिटी कम है और वो कलर हल्का कलर है तो वो लाइट भी कम एब्जॉर्ब करेगा। और मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा है तो वो ज्यादा रिएक्शन करेगा और उसकी वजह से ज्यादा कलर फॉर्म होगा। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जब कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी बहुत मायने रखती है। जो लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो गई है इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो मॉलिक्यूल हम पता लगाना चाहते हैं उससे। इस एग्जाम्पल में ग्लूकोज के साथ इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा भी अगर बढ़ेगी तो उससे कलर ज्यादा पैदा होगा और कलर ज्यादा पैदा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। जब एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी हमें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि एब्जॉर्बेंस जो होती है लाइट की वो एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निर्भर करती है। ज्यादा ग्लूकोज मतलब ज्यादा कलर मतलब ज्यादा एब्जॉर्बेंस। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि हमारा ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है इसमें लाइट यहां से एंटर हो रही है और इस वाले एंड से एग्जिट हो रही है। तो लाइट जिस पॉइंट से एंटर होती है और जिस पॉइंट से एग्जिट होती है वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी डिसाइड करता है कि लाइट कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर मान लीजिए लाइट इस पॉइंट पे एंटर हो रही है और इस पॉइंट पे बाहर निकल रही है तो दैट मीन्स लाइट यहां से लेके यहां तक जो बीच का जो लिक्विड है इस लिक्विड में लाइट उसके कांटेक्ट में है लिक्विड के। तो लिक्विड को ज्यादा टाइम मिल रहा है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा ये टेस्ट ट्यूब बहुत ही पतली है तो पतले होने की वजह से क्या होगा लाइट एंटर करने का ये वाला पॉइंट होगा और एग्जिट करने के लिए ये वाला पॉइंट होगा। तो जब एंटर करने और एग्जिट करने के बीच के पॉइंट जब एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं तो सॉल्यूशन को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से लाइट की एब्जॉर्बेंस भी घट जाती है। तो इसीलिए लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है वो दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। पहला फैक्टर कि जब वो कलर्ड सॉल्यूशन बना तो उसके अंदर एनालाइट या एनालाइट मतलब वो चीज जिसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया। तो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी सैंपल के अंदर उसके हिसाब से ज्यादा कलर फॉर्म होगा या इंटेंसिटी बढ़ेगी कलर की और वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा कि पाथ लेंथ कितनी है यानी लाइट का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये पाथ लेंथ भी जब बढ़ जाता है तो भी लाइट की एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है। सो इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ जाएगी और अगर एक चीज घटेगी तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी घट जाएगी। सो लाइट का जो एब्जॉर्बेंस है ये दो चीजों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ। इसीलिए हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ के फॉर्मूला को इस तरीके से सिग्निफाई करते हैं। ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय एल। ए मतलब कि लाइट की एब्जॉर्बेंस कितनी है। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो कि एक मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय सी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारे एनालाइट का है इनटू पाथ लेंथ। एल मतलब पाथ लेंथ। सो लाइट का एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला हमें एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था डॉक्टर बियर। और लाइट का एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। ये भी ऑब्जर्वेशन हमें एक साइंटिस्ट ने ही दी थी जिनका नाम है डॉक्टर लैम्बर्ट। तो इसलिए बियर लैम्बर्ट्स लॉ में हम ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड पाथ लेंथ। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम फॉर्मूला से निकालते हैं और उसको इज इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो वहां पे हमें कांस्टेंट ऐड करना होता है मैथमेटिक्स के मुताबिक। ये कांस्टेंट को ही हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के
डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको केवल ये समझना है कि ये कांस्टेंट फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, इसी पियर लैम्बर्ट लॉ को, फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी सिग्निफाई करते हैं, जहां पर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं एक अननोन वैल्यू को पता लगाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कि मैंने एक वजन काटा बनाया, वेइंग बैलेंस मैंने बनाया, और उस वेइंग बैलेंस के ऊपर मैं खड़ा हो गया, और वेइंग बैलेंस ने मेरा वेट बता दिया 500 किलोग्राम, 500 किलो। तो मुझे और आपको दोनों को पता है कि मेरा वजन 500 किलो तो है नहीं। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वेइंग बैलेंस ने हमें गलत वेट दे दिया मेरा? हम तब तक नहीं पता लगा पाएंगे जब तक हमारे पास एक नोन वैल्यू का वेट नहीं होगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक लोहे का एक वेट होता है जिसका हमें पहले से पता होता है कि इसका वजन 1 किलो है या 5 किलो है। तो जब वो 1 किलो वाला लोहे का टुकड़ा हम वजन कांटे के ऊपर रखेंगे और वजन कांटा उसका भी वेट 1 ही किलो बताएगा, तो उसकी कंपैरिजन में जब मैं वजन कांटे पे खड़ा हो जाऊंगा और मेरा वेट अगर उसने मान लीजिए 80 केजी, 90 केजी या 100 केजी बताया, तब मैं विश्वास करूंगा कि वजन कांटे ने मेरा वजन सही बताया है। इसी तरीके से हम अननोन वैल्यू को तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक कि हमारे पास में नोन वैल्यू अवेलेबल ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए मुझे पेशेंट के सैंपल से ग्लूकोज पता लगाना है, और मैं केवल एक ट्यूब रन कर रहा हूं जिसमें मैंने रिएजेंट ऐड किया और पेशेंट का सैंपल ऐड किया और एक कलर आ गया, और ये कलर को मैं एब्जॉर्बेंस नोट करके और उसकी ओडी निकाल रहा हूं, तो क्या ये ओडी से मैं ग्लूकोज का कंसंट्रेशन पता लगा सकता हूं? मैं तब तक नहीं पता लगा सकता जब तक कि मैं इस टेस्ट ट्यूब के साथ और एक टेस्ट ट्यूब रन ना करूं। वो जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में रन करूंगा उसके अंदर मैं स्टैंडर्ड लगाऊंगा पेशेंट सैंपल की जगह पे। तो ठीक उसी तरीके से जो मेरी सेकेंड टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर मैं रिएजेंट लूंगा और एक स्टैंडर्ड ऐड करूंगा। स्टैंडर्ड इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड का जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है, ये मुझे पहले से पता होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंडर्ड की वैल्यू है 100 mg/डेसीलीटर, यानी 100 मिलीग्राम परसेंट। तो जब 100 मिलीग्राम परसेंट ग्लूकोज का सॉल्यूशन यानी स्टैंडर्ड जब मैं रिएजेंट में मिक्स कर रहा हूं, और उससे जो मुझे ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है, मान लीजिए वो ऑप्टिकल डेंसिटी है 0.25, तो ये 0.25 की ऑप्टिकल डेंसिटी को यूज करते हुए मैं अननोन वैल्यू यानी पेशेंट के सैंपल की वैल्यू का पता लगा सकता हूं, ये फॉर्मूला को यूज करते हुए। फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ओडी ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। इसका ये मतलब है कि जब तक मैं स्टैंडर्ड की टेस्ट ट्यूब को रन नहीं करूंगा, तब तक मैं पेशेंट की वैल्यू नहीं पता लगा सकता। इस तरीके से हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ को हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी सिग्निफाई किया जाता है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो कि इज इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ था और डिनोमिनेटर में था, जब वो इज इक्वल टू के राइट की तरफ चला जाता है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इस तरफ यहां पे चला गया न्यूमरेटर में। सो नया फॉर्मूला हमारा बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू ओडी ऑफ नोन, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अननोन वैल्यू सैंपल मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ का हमने फॉर्मूला यहां पर लिख लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू ओडी ऑफ अननोन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। तो हम ये वाला जो हिस्सा है हमारे फॉर्मूला का, इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सवाल करता हूं। ग्लूकोज के केस में जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया था एज अ नोन वैल्यू सैंपल, वो स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 100 mg/डेसीलीटर। जब जब मैं ये 100 mg/डेसीलीटर वाला स्टैंडर्ड रन करूंगा
इस टेस्ट ट्यूब में और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालूंगा। मान लीजिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आई 0.25। तो हर बार जब मैं 100 mg पर डेसीलीटर वाला स्टैंडर्ड रन करूंगा तो हर बार मुझे उसकी ओडी 0.25 ही आएगी। क्या ये जरूरी है? आंसर इज यस। अगर मैं मंडे के दिन पे 100 mg पर डेसीलीटर का स्टैंडर्ड रन करूंगा तो मंडे को मुझे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 0.25 आनी चाहिए। अगर मैं ट्यूसडे में करूंगा तो भी मुझे 0.25 ही आनी चाहिए। अगर मैं जनवरी में रन करूंगा तो भी मुझे उसकी ओडी 0.25 ही आनी चाहिए। और अगर मैं अप्रैल मई के महीने में भी रन करूंगा तो भी मुझे उसकी ओडी 0.25 ही आनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि नोन वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम है तब तक उसकी एब्जॉर्बेंस या उसकी ओडी बदलती रहेगी, ऐसा तो है नहीं। आइडियली उसकी ओडी भी सेम होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन यानी स्टैंडर्ड जब तक कांस्टेंट है तब तक मुझे उसकी ओडी भी कांस्टेंट ही मिलेगी। वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी उसकी ओडी। जब एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है तो हमें मिलता है तीसरा कांस्टेंट। इस तीसरे कांस्टेंट को हम हमारे आईवीडी इंडस्ट्री में कहते हैं फैक्टर, जो कि आपने कई बार एक लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा कि फैक्टर क्या आता है। तो फैक्टर इज नथिंग बट, फैक्टर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ नोन वैल्यू। अगर किसी किट के अंदर मान लीजिए स्टैंडर्ड नहीं दिया है और उसकी जगह पे कैलिब्रेटर दिया है तो यहां पर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलिब्रेटर डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ कैलिब्रेटर। तो फैक्टर इज नथिंग बट जो नोन वैल्यू है उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है और नोन वैल्यू की क्या ओडी आ रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है। जब हम ये दो चीज को डिवाइड करेंगे तो इसे हम फैक्टर कहेंगे। इस चीज को हम अगर बियर लैम्बर्ट लॉ में यूज करें तो हमारा जो नया फॉर्मूला आ जाएगा बियर लैम्बर्ट लॉ का वो कुछ इस तरीके से आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन जो कि हम पता लगाना चाहते हैं इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अननोन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। इसका यह मतलब है कि अगर मुझे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाना है पेशेंट सैंपल का कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है तो उसके लिए मुझे पेशेंट की ट्यूब के साथ साथ स्टैंडर्ड वाली भी एक ट्यूब रन करनी होगी। और स्टैंडर्ड वाली ट्यूब का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी करेंगे तो मुझे एक फैक्टर मिलेगा। उस फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो पेशेंट सैंपल वाली ट्यूब है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ, तब जाकर के मुझे पेशेंट सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त होगा। तो अगर मुझे अननोन वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो मैं तब तक नहीं पता लगा सकता जब तक कि या तो मेरे पास नोन वैल्यू सैंपल नहीं है यानी स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर नहीं है, या फिर मेरे पास में फैक्टर अवेलेबल ना हो। जब तक ये दो में से कोई एक चीज अवेलेबल नहीं होगी तब तक मैं अननोन वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता लगा पाऊंगा क्लिनिकल केमिस्ट्री में। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो द्वारा आपने सीखा होगा कि बियर लैम्बर्ट लॉ को हम आईवीडी इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज करते हैं, खास करके क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के लिए। अगर इस वीडियो में जो हमने सिखाया उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस या आपके कोई भी सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आने वाली वीडियोस में उसको एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।